नमस्कार साथियों, मेरा नाम योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज एकेडमी। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जो तुगलक वंश है उस टॉपिक को हमने कंप्लीट किया था। तुगलक वंश का जो अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद शाह, उसके शासनकाल में 1398 में जो है एक आक्रमणकारी आया, उसका नाम है तैमूर लंग। उस पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे तैमूर लंग। तेरह सौ छत्तीस से 1405 ईस्वी। ठीक, ये तैमूर लंग था। इसने 1398 में भारत पर एक आक्रमण किया, जिससे तुगलक वंश जो था पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। उसकी जो शक्ति थी वो क्षीण हो गई, उसकी जो आर्थिक व्यवस्था थी, शासनिक व्यवस्था थी, सब समाप्त हो गया। ठीक है, और इसके बाद दिल्ली पर फिर सैयद वंश और लोधी वंश स्थापित होते हैं। लेकिन फिर भी लगभग इसने जो आक्रमण किया था उसकी एक सदी बाद भी जो दिल्ली है वो उभर नहीं पाया था। अपने आर्थिक जो संकट आ गया था उससे उभर नहीं पाया था, और उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो काफी ज्यादा बेकार हो गई थी। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब तैमूर था कौन, पहले तो जान लीजिए। ये सैफ अली खान का बेटा नहीं है, ये जान लीजिए कौन था। ये तुर्क मंगोल विजेता था। ठीक है, ये इसका जो जन्म है, इसका जन्म ट्रांस अक्सियाना में हुआ था। इसका जन्म ट्रांस अक्सियाना में हुआ था। इसको वर्तमान में उज्बेकिस्तान कहते हैं। उज्बेकिस्तान, ठीक है, वर्तमान है आपका उज्बेकिस्तान, इस जगह का नाम है। ठीक है, और ये जो है बरलास्ट 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 जाति से था। ये एक तुर्क जाति है। बरलास्ट जातियां जो होती है मध्य एशिया में वो उनके कबीलों के हिसाब से होती है। जैसे मैंने आपको जब मोहम्मद साहब का पढ़ा तब मैंने आपको बताया था कि उनकी जाति उनके कबीले के हिसाब से होती है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा ये खुद को इस्लाम का बहुत बड़ा कट्टर समर्थक, उसका भक्त कहा करता था। ठीक है, और इसके साथ ही साथ इसने खुद को घोषित किया था कि मैं जो है चंगेज खान का वंशज हूँ। ये कहीं प्रमाण नहीं मिलता, पर ये कहता था कि मैं चंगेज खान का वंशज हूँ। ठीक है, इसके बाद इसने जो मध्य एशिया है वहां पर इसने 1370 ईस्वी में तैमूर साम्राज्य स्थापित किया। और उसका संस्थापक बन बैठा। ठीक है, उसका एकमात्र जो सुल्तान था बन बैठा। 1370 में इसने जब तैमूर वंश की स्थापना की मध्य एशिया में, जो वहाँ का अफगानिस्तान है, इराक है, कजाकिस्तान है, ठीक है, और जो वर्तमान समय का आपका जो तुर्क है एरिया, उस क्षेत्रों को मिलाकर इसने तैमूर वंश की स्थापना की थी, वहां पर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद मध्य एशिया में काफी मतभेद हो गए थे इसके, और इसको पैसे की किल्लत पड़ गई, काफी युद्ध करता रहता था। इसके लिए एक बात मशहूर थी कि ये जहां भी जाता था वहां पर विनाश होना तय था। ठीक है, वहां पर जहां से गुजरता था वहां ये अंदाजा लगाना मुश्किल होता था कि यहाँ पर कोई बस्ती हुआ करती थी, कोई इंसान रहा करता था, ये पूरा विनाश कर देता था, सिर्फ धूल बस्ती था, कुछ नहीं। तो 1370 के बाद इसको पैसे की काफी ज्यादा जरूरत पड़ गई। इसने जब साम्राज्य स्थापित किया, काफी युद्ध किए, तो इसको पैसे की काफी जरूरत पड़ गई। ठीक, तो आपने गौर किया होगा, जब से मैं मध्यकालीन भारत आपको पढ़ा रहा हूँ, विदेश में जो मध्य एशिया में जितने भी आक्रांता थे उनको पैसे की जरूरत पड़ती है, उनको सीधे सीधे भारत ही आना होता है, क्योंकि भारत व्यापार का केंद्र रहा है। ठीक है, और यहाँ पर पैसे की कमी नहीं, सोने की कमी नहीं, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया उसके व्यापार के कारण कहा जाता था। ठीक, तो तैमूर भी इसीलिए आया। ठीक है, जैसे इससे पहले महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी भी इसीलिए आए थे। ठीक है,
परिस्थितियां पहले ही तैयार हो जाती है, कोई भी घटना घटित होने वाली हो परिस्थितियां पहले ही उसके लिए बन जाती है, ठीक है। तो 1398 में जो इसने आक्रमण किया उससे पहले जो तुगलक वंश था, उसके बाद जो फिरोज शाह तुगलक था उसके जो उत्तराधिकारी जितने भी हुए हैं वो सभी अयोग्य थे। और जैसे मैंने आपको बताया था कि इतनी तेजी से सुल्तान बदले हैं, जो उसके उत्तराधिकारी थे, जो उत्तराधिकारी सुल्तान एक साल में दो दो तीन दिन आ रहे हैं, महीनों में आ रहे हैं, कोई 3 दिन 4 दिन टिक रहा है। तो इससे ये होता है कि शासन जो होता है ना वो कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि केंद्र की सत्ता वही कमजोर है, वहां पर कोई नेतृत्व अच्छा सा नहीं है। तो इसीलिए जो सरदार लोग होते हैं वो महत्वाकांक्षी जाते हैं, राज्य के टुकड़े हो जाते हैं, काफी समस्याएं पैदा होती हैं। कुल मिला के राज्य को नेतृत्व नहीं मिलता है, ठीक। तो अब जब विदेशी आ रहा है तो उसको एक फायदा मिला, उसको पता चला कि जो तुगलक जो वंश है उसके जो उत्तराधिकारी है वो कमजोर है, वहां का जो सुल्तान है नासिरुद्दीन महमूद वो इतना योग्य नहीं है, तो ये सीधे आक्रमण करने आ गया। पहली चीज तो ये भी थी कि यहाँ योग्य शासक नहीं था, दूसरी चीज ये भी थी कि वो किन वजहों से आ रहा था। पहला तो उसको पैसा चाहिए था, काफी सारा पैसा। दूसरा, वो अपनी शक्ति का जो है प्रयोग करने आ रहा था, कि मतलब अपने सामर्थ्य चेक करने आ रहा था, मेरे में कितनी पावरफुल शक्ति है, मैं कितना युद्ध लड़ सकता हूँ, ठीक है, जीत सकता हूँ, जीत सकता हूँ। आजमाने आया, खुद को प्रैक्टिस करने आया मतलब। तो सबसे पहले इसने क्या करा, सबसे पहले इसने साल की शुरुआत में, इस साल की शुरुआत में अपने पोते, अपने पोते किसको, पीर मोहम्मद, पीर मोहम्मद, ये उसका पोता है। साल की शुरुआत में 1398 की साल की शुरुआत में उसने अपने पोते पीर मोहम्मद को भेजा कि जाओ भारत का जायजा लेकर आओ, ठीक है, सेना लेकर भेजा। यूं ही खाली घूमने फिरने नहीं आए थे। तो भारत की उत्तर जो पश्चिमी सीमा है वहां पर इसको भेजा गया। काबुल से होते हुए आए और इन्होंने जो भी राष्ट्र में राज्य पड़े, जो भी क्षेत्र पड़े, उनको तहस नहस करता हुआ आगे बढ़ता चला गया। ये इतिहास में लिखा हुआ है कि पीर मोहम्मद जब पहुंचा, मतलब दिल्ली में पहुंचने से पहले ही, दिल्ली से पीछे जो उत्तर पश्चिम का एरिया है, जो एंट्रेंस गेट माना जाता है भारत का, वहीं पर लगभग इसने 50,000 लोगों को, 50,000, 50,000 बंदी बनाया, ठीक है। शासकों को तो समाप्त कर दिया, उनको लूटा। 50,000 लोग बंदी बनाए गए। ये बंदी बनाए गए लोग कौन है, सैनिक लोग हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो आम लोग होते हैं, ठीक है, उनके औरतें बच्चे, वो सब लोग हैं, ठीक है, इनको गुलामों की तरह बेचा जाता है। उसके बाद जब ये उत्तर पश्चिम का गेट खुल जाता है, किसके द्वारा, पीर मोहम्मद के द्वारा, तो 1198 सितंबर, सितंबर 1398, 1398 में तैमूर, तैमूर भारत आता है, भारत आता है, ठीक है। अब तैमूर भारत आया। अब तैमूर ने भारत आके सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले उसने ये जो 50,000 बंदी बनाए गए थे इनका कत्लेआम दे दिया कि इनको मार दो। 50,000 लोग, दिल्ली पहुंचने से पहले इसने 50,000 लोग मार दिए, सोचिए, ठीक है। और ये कोई छोटी संख्या नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है। और कहा जाता है कि जब भी ये पहुंचा था उत्तर पश्चिमी सीमा पर, तो वहां के जो हिंदू शासक लोग थे, हिंदू जो जनता थी, उन्होंने अपने बीवी बच्चों को आग में झोंक दिया, उनको बचाने के लिए उनको मार दिया, ठीक है। ये आपको किताब में मिलेगा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, ये दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचते ही जो नासिरुद्दीन महमूद है, ठीक है, वो दिल्ली छोड़कर भाग गया, दिल्ली छोड़कर भाग गया। और हुआ क्या, उसके बाद इसने एक शर्त रखी, तैमूर ने एक शर्त रखी कि मेरे को इतना जो पैसा है उतना दे दो, इस कीमत पर हम दिल्ली को, दिल्ली की प्रजा को छोड़ देंगे। सुल्तान सहमत हो गया। लेकिन हुआ क्या था, हुआ ये था, उसको भागने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि जनता में जब जो उसके तैमूर के जो सैनिक लोग थे, जब पैसे लेने के लिए और जो चीजें लेने के लिए जनता के पास गए, तो जबरदस्ती करेंगे, सीधी सी बात है। तो जनता ने थोड़ा बहुत विरोध किया। उस चक्कर में नाराज होकर तैमूर ने कत्लेआम दे दिया दिल्ली में। लगभग 1 महीने, 1 से 2 महीने लगभग कत्लेआम चला दिल्ली में।
दिल्ली पहुंचने से पहले ही मैंने आपको बताया उसने 50,000 लोगों को ये सीधे तौर पर कत्लेआम दिया था कि इनको जो है फांसी चढ़ा दो, इनको मार दो। युद्ध हुआ, उसमें कई लोग मारे गए, कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली अपनी बीवी बच्चों को बचाने के लिए। वो लगभग 10 से 20,000 लोग थे, ठीक है। और दिल्ली में जब पहुंचा तो दिल्ली में जनता से सीधे ये युद्ध करने बैठ गया और उससे सीधे सेना को ऑर्डर दे दिया कि जाओ कत्लेआम का तुमको हुक्म है। तो जब कत्लेआम को हुक्म दे दिया तो लगभग लगभग 1 लाख लोग, 1 लाख लोग बंदी बनाए गए। ठीक है, 1 लाख लोग बंदी बनाए गए। इसमें भी लगभग हजारों लोगों को कत्लेआम किया गया, हजारों लोगों का कत्लेआम किया गया, किया गया। ठीक है, ये कत्लेआम किया गया। अब इस कत्लेआम में जनता को लूटा भी गया, उसको मारा भी गया, उसको बंदी बनाया गया और फसलों को भी बर्बाद किया गया। मतलब जिस तरीके से तैमूर की सेना जनता को परेशान कर सकती थी, बर्बाद कर सकती थी, दिल्ली को तहस नहस कर सकती थी, उसने पूर्ण कोशिश की। ठीक है, और वो कामयाब रही उस कोशिश में। तो ये जो 1 लाख बंदी बनाए गए, इनमें से बहुसंख्यक को तो कत्लेआम का ऑर्डर दे दिया गया। ठीक है, बंदी बनाने के बावजूद भी, क्योंकि सारे बंदियों को हम लेकर नहीं जा सकते और बहुत सारे लोग, लगभग माना जाता है हजारों की संख्या में, हजारों बंदी अपनी साथ ले गया। उसमें कौन कौन थे? दास थे, दासी थी, ठीक है, कलाकार थे, मजदूर थे, औरतें थीं, बच्चे थे और हाथी थे, हाथी थे। ठीक है, ये सब चीजें वो लेकर गया। मैंने अभी आपसे सोने जवाहरात की बात नहीं की, ये वो हैं जो बंदी हैं, इनको बंदी बनाकर ले जाया गया। क्या करा जाएगा? दास दासियों के साथ, दास दासी वाला जो काम होता है वो करवाया जाएगा। ठीक है, कलाकारों का जो नक्काशी होती है, मतलब लिखने वाले जो थे कवि लोग, और उसके साथ साथ जो आर्किटेक्ट जो होता है ना आपका, उसको बनाने वाले लोग, बिल्डिंग्स बनाने वाले लोग, नक्काशी करने वाले लोग, वो ठीक है, बुनाई करने वाले लोग, ठीक है, वो सब कलाकार होते हैं। मजदूर लोग मजदूरी करने के लिए, वहाँ हम अपने देश के लोगों से मजदूरी थोड़ी ना करवाएंगे, तो इसलिए दूसरे देश से मजदूर मजदूर लेकर जा रहे हैं। औरतें, औरतों को बेचने के लिए मध्य एशिया में औरत बच्चे आदमी सब बिकते हैं, तो औरतें लेकर गए और बच्चे, बच्चे बेचने के लिए भी कह लीजिए, और या तो उनको प्रशिक्षण देने के लिए, प्रशिक्षण देकर उनको फिर अपनी सेना में भर्ती कराने के लिए। ठीक है, हाथी, हाथी मध्य एशिया में नहीं पाए जाते हैं, तो हाथी काफी सारे लेकर गया था। ठीक है, इसके साथ ही साथ सोने चांदी जवाहरात जो थे, उनकी तो आप बात ही छोड़ दीजिए, उनकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, कितना पैसा ले गया इसका कोई सही आंकड़ा किताबों में नहीं मिलता है। इसकी सटीक जानकारी तो कहीं किसी किताब में मिलती नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इसको सही तरीके से हम एक तरीके से व्यक्त करना चाहें तो ऐसे व्यक्त करेंगे कि वो जितने सारे हाथी ले गया था, हाथी 2-4 हाथी तो नहीं ले जाएगा, इतने बड़ा युद्ध करने आया है, तो उन सारी हाथियों की पीठ पर सोना लदा हुआ था। इतना सोना था कि हाथी कम पड़ गया, उसके बाद जो जितने लेकर गया उसने काफी सारा सोना ये छोड़ दिया था। ठीक है, ये बात कही जाती है। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि वो सोना लेकर गया, सोने चांदी की बात कर रहा हूँ, ये आपके पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सोना चांदी उसकी कीमत अलग होती है, वो लेकर गया, तो अंदाजा लगा लीजिए अपने हिसाब से। ठीक है, वो शायद बिलियंस डॉलर में हो। ठीक है, आज के जमाने में। ठीक है, दिल्ली में इसने जो आक्रमण किया, उस आक्रमण से जो दिल्ली आर्थिक, सामाजिक
और प्रशासनिक दृष्टि से बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। ठीक है, विनाश हो गया पूरा। आप अंदाजा लगाइए, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप समझिएगा, उसको इमेजिन कीजिएगा। ठीक है, तैमूर की सेना जा चुकी है। अब भारत की क्या स्थिति है समझिए। भारत की स्थिति ये है कि जहां जहां सैनिक गए थे, तैमूर के सैनिक, उन्होंने सारी जो फसल खड़ी थी वो बर्बाद कर दी, भंडार गृह खत्म कर दिए। ठीक है, उसके अलावा हर जगह लाशें पड़ी हुई हैं, बदबू आ रही है, पानी खराब हो गया, पानी में लाशें पड़ी हुई हैं। ठीक है, बिल्कुल नजारा देखने लायक नहीं है। जो लाशें सड़ रही हैं, जो लाशें जलाई जा रही हैं, उनसे वायु प्रदूषण हो रहा है, पानी खराब हो गया है, अनाज नहीं बचा है। ठीक है, और जो बिल्डिंग्स थी, जो मंदिर थे, वो सब तोड़े गए हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या दृश्य रहा होगा। ठीक है, कैसे वहां के लोग देख पा रहे हैं उस चीज को। आपके लिए सिर्फ सोचने में आपकी हालत खराब हो रही है, और वहां के लोगों ने देखा वो चीज। ठीक है, उस समय के लोगों ने, तो ये स्थिति हो गई थी। तो दिल्ली में उस समय का जीवन जो था तैमूर के जाने के बाद, बिल्कुल वहां पर संभव नहीं था कि वहां पर कोई रह पाता, क्योंकि अनाज ही नहीं था, भंडारगृह भी खत्म कर दिए, पानी दूषित था, हवा भी दूषित हो गई थी, इतने लोग मरे थे, उनको जलाया गया, या फिर उसके बाद जो दुर्गंध आ रही थी। ठीक है, काफी समस्याएं थी। तो तैमूर का जो आक्रमण था 1398 में, वो बहुत ही ज्यादा विनाशकारी था हर तरीके से। उसने जन धन, ठीक है, और जो रसद थी, हर तरीके से उसने नुकसान किया। ठीक, विरासत हमारी खराब कर दी। इसके बाद इसके जो नुकसान हुए हैं, ये नुकसान तो कुछ थे, इसके अलावा जो तैमूर का जो आक्रमण था, उससे जो तुगलक वंश था वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया। और इसके कुछ समय बाद ही जो है वो नया वंश स्टार्ट होता दिल्ली में, वो है सैयद वंश। तैमूर जब यहाँ से जा रहा था तो उसने, एक व्यक्ति था खिज्र खान, इसको इसने जो आपका सिंधु क्षेत्र पता है, वहां पर इसको सूबेदार बनाया। ठीक, किसको? खिज्र खान को, जाते हुए। ठीक है, खिज्र खान ये वही व्यक्ति है जो आगे चल के कुछ समय बाद इसको 1398 में तैमूर ने इसको जो सिंधु का सूबेदार बनाया है। ठीक है, लेकिन इसके कुछ समय बाद जब तुगलक वंश पूरी तरीके से कमजोर पड़ जाता है, तो ये स्थापना करता है किसकी? सैयद वंश की, 1414 में। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे सैयद वंश। ठीक है, आज के इतना ही। अगर आपको कोई सवाल हो, तैमूर से संबंधित कोई भी सवाल हो अगर आपका है, आप कमेंट करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। चलिए।